हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। सो आपको पता होगा कि यूजीसी ने नेट का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। तो इस बार हम एडुकेशन सब्जेक्ट में नेट देने की कोशिश करेंगे और हमने एनईपी 2020 को पढ़ लिया है। अब ये दूसरी वीडियो में हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आया था। पहली बार ये एक्ट था, पहला एक्ट। तो उसके बारे में हम देखेंगे इन इंडिया केस में। ठीक है, ये एक्ट इंडिया का पहले के एक्ट था पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग। ओके, तो उसके बाद फिर भी आरपीडब्ल्यूडी आ गए, बट इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है, तो वही पॉइंट आप नोटबुक में आपका नोट कर सकते हो। तो आपका पूरा शॉर्ट नोट भी बन जाएगा और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ लोगे एक तरीके का। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और फोकस के साथ देखिए और एक नोटबुक एंड पेन लेकर देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल यहाँ पर 14 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर इसका प्रिलिमिनरी है। यहाँ पर टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो देखो एक्ट का नेम पूरा याद रखना कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, मतलब पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, देन विद इन ब्रैकेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो ये जो की टर्म तीन की टर्म है, ये काफ़ी भी आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो आपको ये टर्म, मतलब ये टर्म्स की ज़रूरत पड़ सकते। तो इसको पूरा रट लीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो ये एक्ट 1995 में आया था और लगभग 1996 में ये लागू हुआ था, आई थिंक। ओके, तो देखिए यहाँ पर ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन क्या है कि ब्लाइंडनेस रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर ए पर्सन सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस कब होगा? एक कंडीशन, 3 कंडीशन है यहाँ पर टोटल। देखिए 3 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है कि टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, तो एक केस हो गया। दूसरा है विजुअल एक्विटी नॉट एक्सेडिंग 6/60 और 20/200। ओके, तो इससे ज़्यादा नहीं है। ओके, 6/60 इससे ज़्यादा नहीं है। उसका मतलब जो नॉर्मल होते हैं उसको 6/6 माना जाता है, या फिर 60/60 हम बोल सकते हैं, 60/60। बट ये 6/60 जिसका होगा उसको बोलेगा विजुअल एक्विटी, और उस केस में उसको माना जाएगा कि वो ब्लाइंडनेस है। बट देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि इन बेटर आई विथ करेक्टिंग लेंसेज, मतलब कि अगर आप किसी भी पर्सन अगर वो खाली आंखों में, मतलब विदाउट ग्लासेस देख नहीं पा रहा है वो डिस्टेंस तक, बट हो सकता है कि आंखों को जो भी है कुछ मेडिकल या फिर ट्रीटमेंट कर दिया गया तो उसको डिसेबल नहीं माना जाएगा फिर उसके बाद। ठीक है, तो वो कैटेगरी में नहीं आएगा। देन तीसरा देखिए कंडीशन क्या है कि लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और ओर्स, मतलब जो हम कितना एंगल देख पाते हैं, मतलब जो नॉर्मल आइज़ है वो 180 डिग्री कवर करता है, मतलब पूरा हाफ सर्कल। ओके, बट ये जो ब्लाइंडनेस हम तब बोलेंगे कि जब ये जो एफओवी फील्ड ऑफ विजन कितना होगा, 20 डिग्री होगा या फिर उससे भी कम होगा। देन देखिए और एक चीज़ यहाँ पर सेरिब्रल पाल्सी। तो ये सेरिब्रल पाल्सी का मीनिंग क्या है? देखिए मीन्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मतलब इस एक्ट में तो नहीं है, बाकी हम आगे के एक्ट देखेंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे डिसेबिलिटी फिर बाद में इंक्लूड किया गया। और आई थिंक मेरे को जितना रिमेंबर हो रहा है क्लासेस से, मतलब हमारी एमएड की क्लासेस है, तो आई थिंक सेरिब्रल पाल्सी भी इंक्लूड कर दिया गया बाद में। देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप कमेंट करके कंफर्म कर सकते हो जो भी है, जो मैं गलत बोल रहा हूँ वो उसको पॉइंट आउट करेंगे डेफिनेटली। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगा, तो सबको बेनिफिट होगा। तो सेरिब्रल पाल्सीज का मीनिंग क्या है पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस ऑफ ए पर्सन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल मोटर कंट्रोल प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंसल्ट और injuries occurring in the prenatal, perinatal and infant period of development। ठीक है, मतलब ब्रेन रिलेटेड कुछ इंजरीज हो गया है उनको ड्यूरिंग प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड में। ठीक है, इन्फेंट पीरियड में, तो वह उसको हम सेरिब्रल पाल्सी बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस, मतलब वो जो एबनॉर्मल मोटर कंट्रोल ये सब मतलब ठीक से डेवलप नहीं होते उनका लिम्स वगैरह। आई थिंक कुछ ऐसा ही बोल रहा है ना। तो
उसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलेंगे। अब देखिए इस एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो मतलब डिसेबिलिटी मतलब क्या है, तो यहाँ पर 7 टाइप्स का डिसेबिलिटी बताया गया है, फिर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी बोल सकते हो। पहला है ब्लाइंडनेस, देन है लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस। तो यहाँ पर देख सकते हो लेप्रोसी क्योर्ड वाला तो है, बट ये सेरिब्रल पाल्सी ये जो है ये डिफरेंट है और यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो दोनों अलग है। लेप्रोसी क्योर्ड एंड सेरिब्रल पाल्सी ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब हम बाद में भी देखेंगे इस टर्म को, मीनिंग हम समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ये 7 टाइप का डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से तरीके से दिया है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर। मतलब वही बात है, अगर किसी ने कुछ असिस्टेड डिवाइस ले लिया तो फिर उनको सुनाई दे रहा है, फिर वो डिसेबल नहीं है। अगर उनके बाद भी ट्रीटमेंट के बाद भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर उसको डिसेबल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। मोर इन द बेटर ईयर इन दी कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर आपको ये फिगर याद रखना है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या है कि मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल, ठीक, लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स और मोर इन द बेटर ईयर। देन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसका मतलब है कि एन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिसेप्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एडुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन और एनी अदर सर्विस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब है कि इंस्टीट्यूशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एक पर्सन को जो भी डिसेबल पर्सन होंगे उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना, उसका रिसेप्शन, केयर, प्रोटेक्शन, एडुकेशन, देन ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एंड एनी अदर सर्विस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। देन देखो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, इसका मतलब है एनी पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब उसको तो लेप्रोसी क्योर्ड मतलब लेप्रोसी जो रोग है वो तो ठीक हो गया है, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे सिम्टम्स है या फिर प्रॉब्लम्स है जो सही नहीं हुआ, मतलब उस ठीक है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर लिखा है कि लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट as well as loss of sensation and paresis in the eye and eyelid but with no manifest deformity। तो ये with no manifest deformity इसका क्या मीनिंग है आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। बाकी देखिए मतलब एक तरीके का सेंसेशन उनका हैंड्स में फीट में नहीं रहेगा। देन मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी एंड paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity, मतलब वो लोग नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। देन एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी एज वेल एज एडवांस्ड एज which prevents him from undertaking any gainful occupation, मतलब उसके एज के कारण हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गया उसके कारण वो कोई गेनफुल ऑक्यूपेशन में पार्ट नहीं बन पा रहा है, तो फिर उसको लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन और उसको डिसेबल कैटेगरी में रखा जाएगा। देन ठीक है, ओके अकॉर्डिंगली। देन देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मीनिंग है डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब्स और एनी फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, ठीक। देन तो मतलब सेरिब्रल पाल्सी को एक टाइप का लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सेरिब्रल पाल्सी देखिए उसका कोई अलग कैटेगरी नहीं था, है ना, बट यहाँ पर देखिए मेंशन है और एनी फॉर्म ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देन बाकी जो हम मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो मेरे को नहीं लगा कि उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल अथॉरिटीज़ का कोई काम नहीं है ना एजुकेशन सब्जेक्ट में। जो भी आपका अगर आपका पेपर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है वहाँ पर आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोल के जो टॉपिक होगा उसके अंदर आ सकता है, ठीक। देन देखिए मेंटल इलनेस मीन्स एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, तो जो मेंटल रिटार्डेशन नहीं है वो मेंटल इलनेस है। अब तो आपको जानना पड़ेगा मेंटल रिटार्डेशन क्या है। इसका मतलब है कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन व्हिच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी, ओके। सो नॉट लेस देन 40%, मतलब 40 से ज़्यादा होना पड़ेगा उसको, डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज होंगे वो 40 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी उसको पर्सन विथ डिसेबिलिटी माना जाएगा। देन पर्सन विथ लो विजन मीन्स अ पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पर लिखा गया है एकदम बिल्कुल क्लियरली कि इवन आफ्टर ट्रीटमेंट,
तो फिर उसको पर्सन विथ लो विजन माना जाएगा। और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन बट हु यूजेज और इट्स इज पोटेंशियली कैपेबल ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क विथ एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस। ठीक है, तो मीन्स अ पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन बट हु यूजेज और इज पोटेंशियली capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं फिर, पर्सन विथ लो विजन मीन्स ए पर्सन विथ इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, मतलब ट्रीटमेंट के बाद उनको दिख रहा है, फिर उसको हम पर्सन विथ लो विजन बोलेंगे, मतलब वो किसी काम को एग्जीक्यूट कर पा रहा है असिस्टिव डिवाइस की मदद से। तो विजन मतलब ये आंखों की बात हो रही है यहाँ पर। देन रिहैबिलिटेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस एम्ड एट एनेबलिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू रीच एंड मेंटेन देयर ऑप्टिमल फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकियाट्रिक और सोशल फंक्शनल लेवल्स। तो ये जो पैरामीटर्स है देखिए, एस्पेक्ट्स है, वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिहैबिलिटेशन जो है ये क्या क्या ऑप्टिमल मतलब कौन कौन एस्पेक्ट को देख रहा है, तो फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, उसके साथ साइकियाट्रिक और सोशल फंक्शनल लेवल्स, मतलब सोशल को भी यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 ऐसे करके पढ़ लिया। अब देखो चैप्टर 2 में बहुत सारे आपको पढ़ने की कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कमेटी है। तो यहाँ पर कौन कौन रहेगा, तो स्पेशली ये जो है डिसेबिलिटीज़ का जो सेक्शन होंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर के अंदर आता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो कमेटी बनेगा तो वहाँ पर डेफिनेटली मिनिस्टर रहेगा उस डिपार्टमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर को जो इंचार्ज होंगे मिनिस्टर, वो रहेगा कमेटी में। देन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर रहेगा, और सेक्रेटरीज रहेगा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक वेलफेयर डिपार्टमेंट, एडुकेशन, मतलब वेलफेयर तो है ही क्योंकि यही पढ़ता है वेलफेयर डिपार्टमेंट है। उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, एक्सपेंडिचर, पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीगल अफेयर्स, पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये सब मेंबर होंगे उस कमेटी का। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी जो है वो भी इसका मेंबर बनेगा। तो सारे लोग, मतलब पीडब्ल्यूडी को जो हम आगे देखेंगे कि उनका एडुकेशन की बात हो रहा है, उसका सोशल सिक्योरिटी का बात हो रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट की बात हो रहा है। तो जब इन सब चीज़ों में डिस्कशन होंगे तो फिर उस डिपार्टमेंट का जो हेड होंगे, इंचार्ज होंगे, मिनिस्टर होंगे, है ना, कमिश्नर, जो मतलब जो भी बोलते हैं वो आएंगे डेफिनेटली। तो वही बना आके पूरा कमेटी बनेगा। और फिर यहाँ पर देखो एक चीज़ मेंशन है कि 3 पर्सन्स जो है उसको 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर रहेगा, और उनमें से 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल एंड मतलब लोकसभा, एंड 1 फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा, लोकसभा, ये बातें आपको पता होगा पॉलिटिक्स में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हाउस ऑफ द पीपल का हम बोलते हैं लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम बोलते हैं राज्यसभा। तो देन डायरेक्टर्स रहेंगे, देखो डायरेक्टर्स ऑफ द ये सारे इंस्टीट्यूट का जो भी डायरेक्टर्स होंगे, तो मतलब ये इंस्टीट्यूट इन लोगों के लिए बनाया गया है जो भी स्पेशल मतलब डिसेबल्ड पर्सन्स है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो आपका ये लोकेशन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो देखो विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक है, विजुअल हैंडीकैप्ड देहरादून, मतलब आई के रिलेटेड देहरादून में है। देन आप मेंटली जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स होंगे उनके लिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। तो इनका सब देखो नेशनल इंस्टीट्यूट, तीनों नेशनल इंस्टीट्यूट है। और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो है ये कलकत्ता में है। बाकी यहाँ पर देखो आली, ये ऑल नहीं है शायद, आली है, आली याबरजुंग नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब नेशनल के आगे भी एक नाम है, आली याबरजुंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप। तो मतलब ये हियरिंग डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है जो कि मुंबई में है। और उनके जो मेंबर्स होंगे या फिर डायरेक्टर्स होंगे वो कमेटी में रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड जो है वो इंस्टीट्यूट देहरादून में है। देन हमने देखा मेंटली हैंडीकैप्ड, ये इंस्टीट्यूट आपका सिकंदराबाद में है। देन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड जो है ये कलकत्ता में है। और आली याबरजुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट ये आपका बॉम्बे में है। तो ये लोकेशंस याद रखिएगा। ठीक है, आपको मैच मेकिंग में भी आ सकता है
इसके अलावा भी देखो 4 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है कमेटी में रहेंगे। बाकी हम आगे देखेंगे। देन और कुछ यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, बट यहाँ पर देखो नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ सेंट्रल, मतलब कंडीशंस दिया हुआ है कि अगर वो अनसाउंड माइंड का हो तो फिर इसमें पार्ट, जैसे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पॉलिटिका जो है लीगल मैटर आप बोल सकते हो, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये हम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप एडुकेशन में एमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें देखना। देन ये भी कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टेट लेवल में वही लगभग सेम ही है, वही सारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, देन और भी ऑफिशियल्स होंगे, डायरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। देन देखिए चैप्टर 4 में आ जाए प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किया जाए प्रिवेंट को। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि मतलब देखो विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स एंड द लोकल अथॉरिटीज विद व्यू टू प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस ऑफ डिसेबिलिटी सेल, मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएगा प्रिवेंट करने के लिए या फिर अर्ली डिटेक्शन करने के लिए। तो अंडरटेक और कॉज to be undertaken surveys, investigations and research concerning the cause of occurrence of disabilities, promote various methods of preventing disabilities, screen all the children at least once in a year for the purpose of आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस, मतलब यही तो करना पड़ेगा ना कि अर्ली डिटेक्शन हम कैसे करेंगे कि उनको रेगुलरली उनका चेकअप करना पड़ेगा। तो फिर कहीं जाके मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम अराइज किया तो फिर पता चल जाएगा, मतलब वो सिम्टम्स आने लगेंगे तो हम पहले ही उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो वही सारी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या फिर उसकी बात हो रहा है। देन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग और टू द स्टाफ एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, then sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to be disseminated information for general hygiene, health and sanitation, take measures for prenatal, perinatal and postnatal child, educate the public through the preschools, primary health centers, village level workers and anganwadi workers, then create, तो देखो अंगनवाड़ी की बात यहाँ पर भी था 1995 में, then create awareness amongst the masses through television, radio and other mass media on the causes of disabilities and the preventive measures to be adopted। तो ये इतना यूजीसी नेट की पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एमएड के लिए या फिर एमए अगर कर रहे हैं, बीएड कर रहे हो तो फिर जो शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी हम देखिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 है एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्री एजुकेशन तो दिया जाएगा, बट यहाँ पर देखो 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर हो रहा है, और मिनिमम एज की यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोला जैसे कि हमारा है ना वो 0 to 14 जिन 0 to 6 ऐसे करके, सॉरी 6 to 14 है ना, 6 to 14 फ्री एजुकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, कौन सी आर्टिकल में है कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एज की तो ऐसे मेंशन नहीं है, बट 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन दिए जाने की बात यहाँ पर हो रहा है। देन एंडिवर टू प्रमोट द इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन नॉर्मल स्कूल्स, ठीक है। यहाँ पर भी देखो स्पेशल स्कूल्स की बात हुई थी, मतलब 19 सालों से स्टार्ट हो गया था। देन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन की भी यहाँ पर बात हुआ है, और उन पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देने की भी बात यहाँ पर हुआ है। देन कंडक्टिंग पार्ट टाइम क्लासेस इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मतलब जिनको कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस अरेंज करना। फंक्शनल लिटरेसी इंश्योर करना चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16, फंक्शनल लिटरेसी फॉर एज ग्रुप ऑफ 16। देन इम्पार्टिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन देना, ओपन देन इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। देन उनको हेल्प करना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देकर, मतलब सॉरी कंडक्टिंग क्लास एंड डिस्कशन through interactive electronic devices, providing every child with disability free of cost special books and equipments needed for his education, मतलब फ्री बुक्स और इक्विपमेंट जो भी चाहिए, मतलब डिसेबल चिल्ड्रन जो होंगे वो कोई भी इक्विपमेंट, मतलब हियरिंग एड्स ये सब देना पड़ गया, तो वो भी स्कूल से या फिर जो भी रहेगा स्कूल्स रहेगा वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। देन देखिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन की बात हो रहा है, तो ये तो हो ही रहा है। देन स्पेशल स्कूल्स एंड इंटीग्रेटेड स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब दोनों की बात हो रहा है कि एक स्पेशल्स भी बनाया जाए और एक नॉर्मल स्कूल में भी एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स पढ़ सके तो उसका भी बंदोबस्त किया जाए। तो कुछ इस टाइप का फोकस यहाँ पर था। देन विदाउट प्रेजुडिस टू दी फॉर गोइंग प्रोविजन दी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन स्कीम, तो कॉम्प्रीहेंसिव
एजुकेशन स्कीम की भी बात यहाँ पर हो रहे थे। एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने को भी बोल रहे हैं ताकि उनको जाने में कोई दिक्कत ना है, स्कूल जाने में आने में। देन रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स फ्रॉम स्कूल कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मतलब किसी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए एक रैम्प बनाया जाए ऐसे करके कुछ, तो यहाँ पर है भी। देखो द सप्लाई ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब दिया जाएगा। ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देन सूटेबल मॉडिफिकेशंस इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम, है ना। और देखो यहाँ पर टेक ओनली वन लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, तो मतलब वन लैंग्वेज उनको देने की बात करें। तो फिर क्या एनईपी में जो 3 लैंग्वेज का बात हो रहा है, मतलब इतने सारे लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो बताया जा रहा है। तो क्या ये क्या स्टूडेंट्स के ऊपर करिकुलम लोड को इंक्रीज नहीं करेगा, पता नहीं। देन देखिए ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल प्रोवाइड और कॉज टू बी प्रोवाइडेड क्या ये एमिनुएंसेस टू ब्लाइंड, अच्छा ये तो मार्क नहीं किया तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ो। देन देखो ये जो एम्प्लॉयमेंट में है तो पीडब्ल्यूडी के लिए सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं, है ना, तो वो तो है। तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट, अच्छा हाँ, और एक बात है कि रिक्रूटमेंट में अगर मतलब कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग नहीं करता है, फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर वो वैकेंसी के अंडर किसी और को रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो, फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सक्सीडिंग रिक्रूटमेंट ईयर के लिए, ठीक है। मतलब उसका जगह कोई नहीं ले सकता था, पूरा रिजर्व्ड है सीट। देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बी नोटिफिकेशन मेक स्कीम्स टू प्रोवाइड एड्स एंड एप्लीकेशंस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर हम चैप्टर 7 में आ गए अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में। तो उनको हाउस के लिए अलग से कॉन्सेशन दिया जाएगा, सेटिंग अप बिजनेस के लिए हो सकता है, देन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स, मतलब हर टाइप का क्या है वो फैसिलिटीज हम गवर्नमेंट ने देने की कोशिश किए हैं ताकि उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके। देन देखिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पर हो रहा है, तो रेलवे में, टॉयलेट्स में, तो देन ऑडिटरी सिग्नल्स देना, रेड लाइट मतलब रास्ता में जो ट्रैफिक होंगे वहाँ पर। फिर देखिए कॉजिंग कार्ब कार्ट्स एंड स्लोप्स टू बी मेड पेवमेंट्स फॉर द इजी एक्सेस ऑफ व्हील चेयर, तो ये सब है। और एनग्रेविंग ऑन द सरफेस ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द ब्लाइंड और फॉर पर्सन्स विथ लो विजन। देन एनग्रेविंग दी ऑन द एजेस ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स, तो ये तो आपने देखा ही होगा कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कुछ अलग टाइप का टाइल्स एक मिडिल में कभी कभी होता है, कभी साइड में होता है ना। देन डिवाइसिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स ऑफ डिसेबिलिटी, वार्निंग सिंगल्स एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। देन यहाँ पर देखो रैम्प्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, एडेप्टेशन ऑफ टॉयलेट्स, ठीक है। देन ब्रेल सिंबल्स एंड ऑडिटरी सिग्नल्स इन एलिवेटर्स और लिफ्ट्स, रैम्प्स इन हॉस्पिटल्स, हर जगह जहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, तो वहाँ पर रैम्प होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जो पर्सन्स होंगे उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। देन नो एस्टेब्लिशमेंट शैल डिस्पेंस विद और रिड्यूस रैंक एन एम्प्लॉई हु एक्वायर्स अ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग हिज सर्विस, मतलब अगर सर्विस करते करते कोई पर्सन डिसेबल हो गया तो फिर उनका जो है उनको वहाँ से रिड्यूस इन रैंक नहीं किया जाएगा, वहाँ से उनको हटाया नहीं जाएगा पद से, है ना। तो ये बात है, ये कुछ यहाँ पर लिखा है। देन कोई प्रमोशन भी डिनाई नहीं किया जाएगा उनको, अगर सर्विस चलते चलते हुआ तो, मतलब है ना। मतलब काफ़ी पोस्ट होते हैं जहाँ पर एलिजिबल नहीं होते, मतलब कुछ एलिजिबिलिटी, जैसे कि मान लो रेलवे में ही आपने रिसेंट नोटिफिकेशन में देखा होगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, फिर अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ आईज़ का जो स्टैंडर्ड है, मतलब वो विज़न वाला, है ना, विथ और विदाउट ग्लास। फिर कुछ पोस्ट में था कि ओनली विथ ग्लास, विदाउट ग्लास आर नॉट एलिजिबल। तो इस टाइप का अगर मान लो सिलेक्शन हो गया किसी का, फिर उसके बाद उसका ग्लास लग गया, मतलब फिर उसको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तो वो बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे बात। देन देखिए चैप्टर 9 रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, तो क्या है कि ऑथोरिटीज शैल प्रमोट एंड स्पॉन्सर रिसर्च इन द फील्ड, तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, जॉब आइडेंटिफिकेशन, ऑन साइट मॉडिफिकेशंस इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज, ओके। तो ये सब किया जाएगा। देन देखिए चैप्टर 10 में आ गया हम, तो रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, जो हमारा मान लो टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटीई बैठा है, एनसीटीई रिकॉग्निशन देते हैं बीएड कॉलेजेस को वगैरह, तो वो सारे हैं, तो ये इसमें खैर कुछ पढ़ने के है नहीं। देन हम आगे बढ़ते हैं, देखिए चैप्टर 11 में है इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन्स विद सिवियर डिसेबिलिटीज। तो आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि जो सिवियर डिसेबिलिटीज़ के लिए भी इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा।
ठीक है। देखिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी मीन से पर्सन विथ 80% और ये सीवियर डिसेबिलिटी कब होंगे, जब डिसेबिलिटी का परसेंटेज 80% या फिर उससे ज़्यादा होंगे तो उसको सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये सब याद रखिएगा आप। एजुकेशन में सब्जेक्ट के अगर नेट में अफेयर होंगे ना तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन सकती है। ये सब स्टैटिस्टिक्स सॉरी ये सब फिगर्स मेजरमेंट जो भी है यहाँ से। जैसे देखिए चैप्टर 12 जो है यहाँ पर चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब वही यहाँ पर भी उतना कुछ पढ़ने के है नहीं, बट एक यहाँ पर चीज़ कुछ मार्क किया देख लेते हैं कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट में भी बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ कमिश्नर, अच्छा वो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट, देन पर्सन एंड नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट्स एज ए कमिश्नर अनलेस ही हैज स्पेशल नॉलेज। अच्छा जो कमिश्नर होंगे उनका स्पेशल नॉलेज उस फील्ड में होना चाहिए, वरना फिर वो कमिश्नर नहीं बन सकते। तो ऐसा भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिया है। देन देखिए चैप्टर 13 में हम आगे, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की बात हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ हम पढ़ेंगे कि कुछ स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ डिसेबल पर्सन की जो जैसे हम बोलते हैं भाता टाइप का कुछ, तो वो वगैरह दिया जाता है। तो पेमेंट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हाँ अलाउंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अलाउंस दिया जाएगा उनको। ठीक, ओके। देन देखिए हम आगे वाला चैप्टर देखते हैं यहाँ पर 14, यही लास्ट चैप्टर। यहाँ पर मिसलेनियस चीज़ें, मतलब और भी बाकी जो भी छूट गया वो यहाँ पर चीज़ें डिफाइन किया गया, बट उतनी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि कोई अगर फ्रॉडेंटली इसका जो है डिसेबल्ड कैटेगरी में आके वो उनको सर्टिफिकेट बना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको, तो फिर अगर बाद में पकड़ लिया जाए तो उनको क्या है पनिशेबल, उसका पनिश किया जा सकता है विथ इम्प्रिजनमेंट, और जो 20,000 तक उसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही लग सकता है, मतलब फ़ाइन भी लगे और उसको जेल भी हो जाए, ऐसा करके हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पर पढ़ने को है नहीं। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट में ये कुछ चीज़ें अटैच्ड है, पता नहीं इसमें क्या है, हमारा सर ने तो नहीं पढ़ा है। आज ही इसमें क्लास में डिस्कस कर रहे थे सर, एमएड का 3rd सेम हमारा चल रहा है, तो हमने सोचा कि आज ही पढ़ लेते हैं। मेरे वो सर का डॉक्यूमेंट भी लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो मैंने वापस नहीं किया, क्लास में उन्होंने दिया था तो मैंने बोला कि मतलब सर ने वापस मांगा भी नहीं, मैंने भी नहीं दिया, तो हम सोचे कि आज पढ़ लेते हैं और फिर कल जाके इसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे कुछ खास काम आया नहीं, हमारा जो पीडीएफ है, पीडीएफ से ही मैंने पढ़ लिया और वहाँ से मार्क कर लिया, और ये आपके साथ शेयर भी कर दिया मैंने, वीडियो भी बना लिया। तो अगर वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।